पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम से लोगों को राहत देने का संकेत सरकार ने दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का भरोसा दिया है। अगर सरकार ये फैसला करती है तो इनकी कीमत में कितनी कमी होगी, रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का संकेत देकर उम्मीद जगाई है कि इनकी कीमतों में कमी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जाएगी। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसे जीएसटी में लाने की बात कह चुके हैं। Appealing to the state governments of the GST Council to look into this issue. The whole country is now governed by a new tax mechanism. One of the prime commodity petroleum product, primarily diesel, petrol, LPG, all these should be, LPG is already in the GST, but petrol and diesel should come under GST. इन संकेतों के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितनी कमी होगी। ये समझने के लिए पेट्रोल के मौजूदा टैक्स और जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर को समझना होगा। मिसाल के तौर पर दिल्ली की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल के मौजूदा रेट को देखें तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 33 रुपए 26 पैसे है। इसमें 28 पैसे माल भाड़े के तौर पर जोड़े जाते हैं। इसके बाद इसमें 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी के जोड़े जाते हैं। 3 रुपए 69 पैसे बतौर डीजल कमीशन जोड़ा जाता है। दिल्ली में वैट के नाम पर राज्य सरकार 21 रुपए 4 पैसे वसूलती है। इस तरह से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे का मिलता है। लेकिन अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो फिर एक्साइज और वैट की यहां से छुट्टी हो सकती है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में घटकर काफी कम रह जाएगी। इसको फिर से जीएसटी की कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस है 33 रुपए 26 पैसे। इसमें 28 पैसे माल भाड़े के तौर पर जुड़ जाते हैं। इसके बाद इसमें जीएसटी के अधिकतम स्लैब यानी 28% के हिसाब से करीब 9 रुपए जुड़ जाएंगे। फिर करीब 3 रुपए का डीजल कमीशन भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी पेट्रोल के दाम घटकर करीब 46 रुपए रह जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार को वैट की भरपाई के नाम पर करीब 21 रुपए चुकाने होंगे, जिससे कीमत तकरीबन 67 रुपए हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी सरकार कई तरह के सेस लगा सकती है, जिसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 75 रुपए तक जा सकती है, यानी आज के मुकाबले भी 16 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर सरकार कोरोना में खाली हुए सरकारी खजाने के चलते इतनी कीमत नहीं करती है, तब भी सरकार के पास इसमें काफी कमी की गुंजाइश है। मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से सरकार को 2021-22 में पेट्रोल डीजल से 4.35 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी, जबकि सरकार ने बजट में इससे 3.2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए तक की कटौती मुमकिन है। ऐसे में इतना तो तय मान लीजिए कि सरकार जीएसटी में लाकर कुछ राहत तो जरूर देगी, लेकिन पूरा फायदा ग्राहकों को मिलना मुश्किल है। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के आने से सरकार के खजाने में करीब 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। ये देश की जीडीपी के 0.4% के बराबर है। इस रकम को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि पेट्रोल डीजल की ये महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। अगर सरकार यहाँ से तिजोरी भरती भी रही तो इकोनॉमी के बाकी हिस्सों पर असर हो सकता है। अब इसे जीएसटी के अंदर लाने से 2 फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि एक तो यूनिफॉर्म टैक्स होगा, गवर्नमेंट्स को पता है कि मेरा अल्टीमेट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है। दूसरा जो कॉमन मैन है उसको काफ़ी राहत मिलेगी। कॉमन मैन को कैसे राहत मिलेगी? अगर आपके पेट्रोल या डीजल प्राइसेस कम है तो फ्रेट चार्जेस कम होंगे, फ्रेट चार्जेस कम होंगे तो प्रोडक्ट प्राइसेस कम होंगे, प्रोडक्ट प्राइसेस कम होते हैं डिस्पोजल इनकम बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये अगर स्टेप लिया जाए, एक पॉलिटिकल कंसेंसस लिया जाए लोग गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा इकोनॉमी को भी और एक कॉमन मैन को भी काफी फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल इनके दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें और माल ढुलाई भी यहां पर महंगी हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट यहां पर यह पड़ेगा कि आरबीआई जब पॉलिसी बनाएगा तो उसकी वजह से काफी हद तक टाइट पॉलिसी बनती हुई नजर आएगी और वो वापस से अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले जाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगर कच्चे तेल के दाम यहां पर कम नहीं हुए तो आगे काफी हद तक नेगेटिव जोन में अर्थव्यवस्था जाती हुई नजर आ सकती है। जाहिर है कि अब राहत देने पर तो सरकार को विचार करना ही होगा।
वो भले ही जीएसटी में लाकर मुमकिन हो या एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके, लेकिन जो भी विकल्प संभव हो उसे आजमाया जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में भी टॉप 100 डेवलपर्स की संपत्ति 26% बढ़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर ने 2020 में 8 नए डॉलर अरबपतियों को इस क्लब में शामिल किया है। इस कामयाबी से संकेत मिलता है कि प्रॉपर्टी कारोबार भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मददगार हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोरोना काल बेहद बुरा दौर साबित हुआ। इसके बावजूद देश के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स की संपत्ति में 2020 के दौरान इजाफा हुआ है। ब्रांडेड डेवलपर्स की बिक्री में बढ़ोतरी के चलते ऐसा हुआ है। दरअसल जब कीमतों में गिरावट के चलते मजबूत आर्थिक हालात वाले लोगों ने घर खरीदने की योजना बनाई तो उन्होंने भरोसेमंद डेवलपर्स पर ही दाव लगाया। यही वजह रही कि प्रॉपर्टी की जो भी बिक्री हुई उसका बड़ा हिस्सा बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले टॉप डेवलपर्स के खाते में चला गया। हुरून रिपोर्ट का दावा है कि इस बढ़ोतरी को अगर भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के टारगेट से जोड़कर देखा जाए तो फिर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। We believe that the real estate sector plays a very crucial role in terms of India hitting that $5 trillion US GDP. Now, for us to hit $2 to $5 trillion, we need to see more and more real estate billionaires or real estate billion-dollar enterprises that these billionaires would have created. And so it's very important to track and understand their stories and how they've been building their businesses over the last few years. रियल एस्टेट के रईसों को ट्रैक करने वाली हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक 2019 की तरह इस बार भी लोढ़ा डेवलपर्स 44,270 करोड़ की कुल संपत्तियों के साथ पहले नंबर पर हैं। उनकी संपत्ति 2019 के 31,960 करोड़ के मुकाबले 39% बढ़ी है। लिस्ट में डीएलएफ के राजीव सिंह 36,430 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर रहे। के रहेजा ग्रुप 2019 के 15,480 करोड़ से बढ़कर 2020 में 26,260 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे नंबर पर 23,260 करोड़ की संपत्ति के साथ बेंगलोर की एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स है, जबकि 20,600 करोड़ की संपत्ति के साथ हीरानंदानी ग्रुप 5वें नंबर पर है। यानी ज्यादातर डेवलपर्स की संपत्ति में इजाफा हुआ है और ये इस बात का संकेत भी है कि अगर संगठित रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया जाए तो फिर देश के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे और रोजगार मुहैया कराने में रियल एस्टेट का बड़ा रोल हो जाएगा। हालांकि रियल एस्टेट को इकोनॉमी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए संगठित तरीके से काम करना होगा। रियल एस्टेट का काफी बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र के दायरे में आता है, जो बेलगाम है और ग्राहकों के नुकसान की बड़ी वजह भी है। अगर इन सभी को रेरा के दायरे में लाया जाए तो फिर वाकई रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था के लिए नया टॉनिक बन सकता है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।